हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं फिर हाजिर हूं, मैं फिर उपस्थित हूं आपके लिए, आपके सामने हिंदी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10वीं के क्षितिज पाठ 6 दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान अर्थात छोटे से बच्चे के जब नए नए दांत आते हैं और वो मुस्कान कितनी प्यारी लगती है आप देख पा रहे हैं। तो इसी मुस्कान का वर्णन कवि ने यहां पर किया है। कवि नागार्जुन ने यह कविता लिखी है और बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान होती है, उन्होंने तो कहा है कि ऐसी मुस्कान जो मृतकों में भी डाल दे जान। मुस्कान मतलब बच्चे का जो रंग रूप और उसका मुस्कुराने की जो वर्णन किया है वो अतुलनीय बताया है। साथ ही साथ आपने भी सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे, है ना, सुना है ना, बच्चे मन के सच्चे भगवान को है प्यारे, ऐसा कुछ एक गाना है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन कवि ने किया है। आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कविता की पंक्तियां, और उससे पहले हम कवि के जीवन परिचय को जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और देखेंगे कि कवि ने और क्या क्या उपलब्धियां हैं, कवि इतने प्रसिद्ध, इतने विख्यात कैसे हुए। आइए कवि के बारे में हम जानते हैं। नागार्जुन, कवि को आप देखिए, यहां पर कवि नागार्जुन से संबंधित उनका जीवन परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं। नागार्जुन का जन्म सन 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को बिहार के सतलखा में हुआ था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बाद में नामकरण के बाद इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा गया। 6 वर्ष की आयु में ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनके पिता इन्हें कंधे पर बैठाकर अपने संबंधियों के यहां एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे। इस प्रकार बचपन में ही इन्हें पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत पड़ गई और बड़े होकर ये घूमना उनके जीवन का स्वाभाविक अंग बन गया, अर्थात वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के हो गए। इन्होंने अपनी विधिवत संस्कृत की पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। वहीं इन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा और फिर बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव हुआ। उन दिनों राजनीति में सुभाष चंद्र बोस इन्हें प्रिय थे। इन्होंने बनारस से निकलकर कोलकाता और फिर दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ नागार्जुन राजनीतिक आंदोलनों में भी प्रत्यक्षतः भाग लेते रहे। स्वामी सहजानंद से प्रभावित होकर इन्होंने बिहार के किसान आंदोलन में भाग लिया और मार खाने के अतिरिक्त जेल की सजा भी भुगती। चंपारण के किसान आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। वस्तुतः वे रचनात्मक के साथ साथ सक्रिय प्रतिरोध में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ये जो जीवन है वो यूं ही हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बिताया जा सकता, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां तत्पर रहूंगा, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान, अब देखिए यहां पर कवि ने दंतुरित मुस्कान और मां की गोद में आप बच्चा देख सकते हैं। अपनी पाठ्यपुस्तक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 6 है क्षितिज, भाग 2, कोर्स ए, ठीक है। दंतुरित मुस्कान आप देख सकते हैं कि मां की गोद में बच्चा है, ठीक है। और किस तरह से एक अतिथि को देखकर वो एकदम देखता ही रहता है कि ये अपरिचित सा व्यक्ति कौन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ की मां की ममता और बच्चे के वात्सल्य प्रेम को दर्शाया है। अतः इस कविता में कौन सा रस हुआ? वात्सल्य रस, याद रखिएगा। दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य। और वात्सल्य रस क्या होता है? जहां मां और बच्चों के प्रेम का विवरण किया जाए या जहां पर मां और बच्चे के प्रेम को दिखाया जाए, वह वात्सल्य रस होता है। समझ में आया? यहां पर कवि ने यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कविता में कवि ने कहा है कि एक अतिथि आते हैं और जब वो देखते हैं कि छोटे से बच्चे की मुस्कुराहट के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है, छोटे से बच्चे की जो मुस्कुराहट है, वो अनुपम है, अतुलनीय है। बस उसको निहारते रहना चाहते हैं और साथ ही साथ मां जो जन्म देती है उसको धन्य कहते हैं।
अतिथि कहते हैं कि धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मां की उंगलियां कराती रही मधुपर्क। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मधुपर्क अर्थात पंचामृत। पंचामृत समझते हैं, भगवान को भोग लगाया जाता है पंचामृत का, और कहा जाता है कि जब पंचामृत का भोग लग गया तो अर्थात और किसी वस्तु या फल आदि सामग्री चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मां की उंगलियों को पंचामृत कहा है। मां के स्पर्श की जो महिमा है वो एक बालक भली भांति समझता है। नन्हे से बालक को यदि रो भी रहा होगा जन्म के तुरंत बाद भी, बेटा जब जन्म होता है बालक रोते हुए जन्म लेता है और मां उसको जरा सा सहला देगी या उसके हाथ में अपनी उंगली रख देगी तो वो उस उंगली को पकड़कर सो भी जाता है। ये है मां की ममता और ये है आत्मीयता का भाव जो मां और बेटे में होता है, मां और बच्चों में होता है। एक मां की गीत की एक पंक्ति याद आई, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ठीक है, तो माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। आइए कवि ने क्या वर्णन किया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल देती है, पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि घर आंगन में यदि बच्चे ना हो तो घर सूना सूना लगता है। पूछिएगा अपने माता पिता से, और आपने अनुभव भी किया होगा कि जब कहीं आप चले जाते होंगे बिना बताए तो तुरंत आते ही कहां गए थे, बताकर क्यों नहीं गए थे, बहुत सारे प्रश्नों की बौछार आप पर आई होगी, याद आया। तो बच्चे बेटा घर का बगीचा होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं जिनके अभाव में घर एकदम सूना होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखते हैं। हमारा अंतः मन प्रसन्न हो जाता है बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर। एक और बात क्या कही है कवि ने, जब बच्चा, कृष्ण को याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की नटखट बाल लीलाओं का स्मरण कीजिए। कहीं मिट्टी खाते हैं, कहीं दही खाते हैं, और एक बार यशोदा मैया ने कहा था मुंह खोलते, तूने मिट्टी खाई है। और जब श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो तीनों लोग ब्रह्मांड उनके नजर आ गया था। ठीक है, तो जब छोटा बच्चा मिट्टी में खेल खाल के आता है, पूरे गाल सब कुछ मिट्टी में सन जाते हैं, तो कवि ने क्या कहा है, ऐसा लगता है छोटा बच्चा कि कमल का फूल खिल रहा हो, झोपड़ी में कमल का फूल खिल रहा हो, क्योंकि कमल का फूल कहां खिलता है, जल में या कीचड़ में। ठीक है, मानो किसी झोपड़ी में, देखिए बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, ऐसे दिखता है चुपचाप चुपचाप कि कौन है कौन है। और बहुत से आप लोगों की पता नहीं क्या आदत है, बताइएगा, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि छोटे छोटे बच्चों को किसी को रुलाना पसंद होता है कि किसी को चिढ़ाना पसंद होता है, उसके हाथ में जो खिलौना होगा छीन लिया जाता है कि बच्चा रोए, रोता हुआ अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं हम बच्चे को हंसाएंगे। तो ये सारी बातें तरह तरह की। और छोटा बच्चा भी जिनको जानता है, एक कहावत है कि आठे माँ पाखे बाप पिता और महीना भर में सब परिवार। जब बच्चे का जन्म होता है तो मतलब वो तुरंत अपनी माँ को पहचानने लगता है, फिर परिवार पिता को जानता है, फिर पूरे परिवार को जानने लगता है। यदि कोई अपरिचित घर में आते हैं तो वो देखता तो है लेकिन वो चुपचाप से कनखियों से देखता है, तिरछी नजर से देखता है कि आखिर ये सदस्य है कौन, ये तो कभी नहीं दिखा मुझे। और वो देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, एकदम एकटक देखता रहता है वो। तो अब यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं ना, कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता तो उसे सीधी नजरों से नहीं देखता, तिरछी नजरों से देखता है, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उसे टकटकी लगाकर देखता रहता है। टकटकी मीन्स एक टक, अनिमेष, लगातार। अब है फसल, क्योंकि दंतुरित मुस्कान और फसल
एक ही कविता में दो समय का वर्णन किया है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना पाठ 5 में उत्साह और अट नहीं रही है। पाठ 6 में हम पढ़ रहे हैं दंतुरित मुस्कान और फसल। अब फसल क्या है? फसल बताइए। हरी हरी फसल कौन उपजाता है, क्यों आवश्यकता है फसल की, और फसलों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या आप बताएंगे? फसल को पढ़ने से पहले आप बताइए कि कौन कौन से यहां पर आप देख सकते हैं। आपने खेत देखे हैं? टीवी की बात नहीं कर रही हूं, वास्तविक रूप में खेत देखे हैं? कभी गए हैं आप खेतों में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। हल जोते जाते थे पहले, अब सारी टेक्निक्स आ गई हैं, ट्रैक्टर चलने लगे हैं, हार्वेस्टर से कटाई होने लगी है, थ्रेशर से फसल निकलने लगी है। तो फसल का यहां पर वर्णन किया है। और आपको यह भी पता है कि एक पौधे को उगने, बीज के बाद जब तुरंत पौधा उगता है, उसके लिए क्या क्या तत्व की आवश्यकता होती है, बताएंगे आप? हाँ, हवा, ओके, अरे वाह, जल, मिट्टी, धूप वेरी नाइस। यही तो है फसल, कि इन सारी चीजों का, इन सारे तत्वों का मिला जुला रूप है फसल। और फसल के माध्यम से देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। फसल कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल होता है। ना तो अकेला मनुष्य ही कुछ कर सकता है, ना अकेली मिट्टी डाल दो छोड़ दो तो हो सकता है। ठीक है, बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, तब कहीं जाकर फसल पैदा होती है और हमारे पास तक अनाज आ पाता है और हम पेट की आग को शांत कर पाते हैं। ओके, देखिए कविता पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, गात मीन्स गाल। जब धूल से लिपट कर खेल कर बच्चा आता है तो उसके गाल कैसे लग रहे थे? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात अर्थात कमल। कवि ने कहा है कि ऐसा लगता है छोटा बच्चा जब मिट्टी से सना हुआ आता है जैसे कि कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिल रहा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। परस, परस मीन्स स्पर्श, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। ऐसा लगता है जैसे कठिन जो कठोर पत्थर है वो भी पारस पत्थर के छूने से जैसे सोना बन जाता है ना, वैसे ही कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी यदि बच्चे की मुस्कान को देख लेंगे तो उनका हृदय भी पिघल जाएगा। छू गए तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब देखिए यहां पर ऐसा लगता है बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि ने मानवीकरण करते हुए कहा है कि जब बच्चा हंसता है और उसके छोटे छोटे से दांत दिखाई देते हैं, शेफालिका एक फूल, बहुत अच्छे फूल होते हैं उसके, तो उसकी तुलना भी कवि ने शेफालिका के फूल से की है। ठीक है, दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान मृत आदमी को भी जिंदा कर सकती है, अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर मुस्कुराने लग जाता है बच्चे की, छोटी छोटी बच्चे की दंतुरित मुस्कान देखकर। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा तो कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं, लेकिन उनके गालों पर भी धूल लग जाती है। और तब क्या कहा है कवि ने? मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में ही खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह बालक किसी पत्थर को छू ले तो वो भी पिघलकर जल बन जाए और बहने लगे। अगर वो किसी पेड़ को छू ले, चाहे वो बांस का हो या बबूल का हो, उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। बांस आपने देखा होगा, बबूल आपने देखा होगा, कांटेदार पेड़, लेकिन ऐसा कहा है कवि ने कि यदि बांस और बबूल को भी वो बच्चा छू ले तो उससे भी शेफालिका के फूल झड़ने लगेंगे। अर्थात बच्चे के समक्ष कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल लोग, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वह जो करवाना चाहता है वो करते हैं एवं उसके साथ खेलने लगते हैं। बच्चे बच्चों के साथ या बच्चे बड़ों के साथ। इसलिए बच्चों का जो है, कहते हैं ना, भगवान का साक्षात रूप है, ऊपर वाले का साक्षात रूप है। ठीक है, तो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी। ठीक है, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान।
शिशु जब पहली बार कवि को देखता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता और कवि को एकटक बिना पलक झपकाए अर्थात अनिमेष, एक बहुत अच्छा शब्द है, याद रखिएगा। क्या तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार बिना पलक झपकाए एकटक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं ताकि तुम पलक झपका सको, फिर तुम आराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूं, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूं, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य, भाई मैं तो अन्य व्यक्ति हूं, आ गया हूं कहीं से भी। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। ठीक है, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने पुत्र के बारे में बताते हैं, छोटे से बच्चे के बारे में बताते हैं कि उसके नए नए दांत निकलने शुरू हैं, कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटे हैं, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा है। कवि आगे लिखते हैं कि बालक तो अपनी मनमोहक छवि कारण धन्य है ही, और उनके साथ उनकी मां भी धन्य है जिसने उन्हें जन्म दिया। और आगे कहते हैं कि तुम्हारी मां रोज तुम्हारे दर्शन का लाभ उठा रही है, एक तरफ दूर रहने के कारण मैं तुमसे दूर हूं, तुम्हारे दर्शन भी नहीं कर पाता और तुम्हें पराया भी लग रहा हूं। एक तरह से यह ठीक भी है क्योंकि मुझे तुम्हारा संपर्क ही कितना है भाई। माँ की जो तुम्हारी माँ की उंगलियां हैं जो तुम्हें रोज मधुर स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, इस तरह तिरछी नजरों से देखते देखते जब हमारी आंख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आंखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? हर एक पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा, आशा करती हूं। इसी तरह से बिल्कुल बैठे रहिए, सुनते रहिए और मैग्नेट ब्रेन्स के जो और भी विषय हैं वहां पर जाइएगा और देखिएगा जरूर। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलते हैं फसल कविता की ओर। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है क्या फसल। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। ठीक है, फसल ना किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम है, ना सिर्फ मिट्टी का ही जादू है, सब कुछ पंच तत्व जब मिलते हैं तब जाकर कहीं फसल खेतों में आती है लहलहाती हुई, और तब कहीं जाकर हम सबके पास पहुंच जा पाती है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम का या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है, इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक की नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से फसल पैदा होती है। ठीक है, वो सुना है आपने एक देशभक्ति गीत है, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जब चलते हैं इस धरती पर हल ममता अंगड़ाइयां लेती हैं, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती हैं, इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, जहां अपना पराया कोई नहीं है, सब पे मां उपकार तेरा, मेरे देश की धरती। ठीक है, तो जो धरती है हमारी मातृभूमि है, उसी की गोद में हम सब बड़े हुए हैं और उसी की मिट्टी, जल, वायु, पवन सबकी सहायता से फसल उगाई जाती है। ठीक है, बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वे उपजाऊ बनते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनते रहिए। अब बताइए फसल क्या है? क्या है फसल? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यदि किसानों की हाथों की मेहनत नहीं होगी तो फसल उपजाऊ नहीं होगी। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अलग अलग जगह अलग अलग मिट्टी रहती है और अलग अलग फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की जरूरत भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की मिट्टी में सारी फसलों को उगाया जा सके, है ना? समझ रहे हैं ना बेटा? तो भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। वी नो ना,
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो फसल बढ़ेगी ही नहीं। तो हर एक की भूमिका, हर एक तत्व की भूमिका अहम है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। हवा, पानी, धूप, मिट्टी, मेहनत, सब कुछ जरूरी तत्व हैं। सॉरी। तो यहां पर हवा भी आवश्यक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे यह प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है, अर्थात यह कहां से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज्यादा मूल्यवान बना देता है। यह सूरज की किरणों एवं हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। आपने वो छोटी सी कहानी सुनी है कि एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। किसान बहुत मेहनत करके अन्न उपजाता था, लेकिन तीनों बेटे बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, किसान बूढ़ा हो चला था और उसको लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मैं क्या करूं कि ये कुछ करने लगे हैं, यदि मेरे बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। खेत बंजर होने लगा था, फसल उग नहीं रही थी, सुनी होगी संभवतः। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि बेटा, अब उन्होंने कहा बापूजी अब क्या करें, पैसे तो खत्म हो गए और जो अनाज रखा था वो भी खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा बेटा, खेत के एक कोने में ज़रा मेरी स्मृति थोड़ी ठीक नहीं है, मैं भूलने लगा हूँ आजकल, तो तुम जाना अपने खेत के किसी कोने में एक बहुत बड़ा घड़ा रखा है जिसमें सोने, चांदी, जेवर, आभूषण बहुत सारे रखे हैं, इतने सारे जेवर कि तुम्हारी पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। तीनों बेटे खुश हो गए। सच पिताजी, सच कह रहे हैं आप? बेटा, मैं कभी झूठ बोला हूं? नहीं पिताजी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो क्या करें? बेटा देखो, ढूंढो। कहाँ है पिताजी, कोई जगह तो बता दीजिए, कहाँ है वो? बेटा याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई और ना ढूंढ ले इससे पहले तुम ये तीनों मेहनत कर लो, खोद लो, जरा ढूंढ लो। तीनों ने कहा क्या, कल का क्या इंतजार करें, आज रात में ही खुदाई शुरू कर देते हैं। एक ने यहां से खोदना शुरू किया, दूसरे ने वहां से खोदना शुरू किया, तीसरे ने वहां से खोदना शुरू किया। रात भर पसीना बहा कर खेत को एकदम खोद डाला। अब वो फिर आते हैं, पिताजी सुबह के 6 बज गए, हम लोग रात भर खुदाई करते रहे, लेकिन पिताजी कहीं भी हमें सोने का घड़ा नहीं मिला। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल। तो क्या करें अब? कहला एक काम करो, इसमें बीज तो बो ही दो तुम। बोले ठीक है, बीज बोया। कुछ महीनों बाद लहलहाती फसल आ गई और वो उस सोने के घड़े से कहीं अधिक मूल्यवान थी। तो बात वही है कि यदि हम मेहनत करेंगे तभी परिणाम मिलता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। और जो हमारे अपने पूर्वजों की संपत्ति है उसको भी सुरक्षित हम तभी रख पाएंगे जब उसका सही से निर्वहन करेंगे, उपयोग करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, है ना, वो कभी ना कभी खत्म तो हो जाएंगे, कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे यदि हमने उनकी सुरक्षा रक्षा नहीं की। अर्थात चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मैनमेड हो, हमें हर एक साधन की, संसाधन की, रिसोर्स की बहुत अच्छे से वैल्यू करनी है। आपने वो सुना होगा ना कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, परंतु लालसाओं की पूरी कभी नहीं हो सकता, पूर्ति कभी नहीं कर सकता। तो अपने मन से लालच जैसे शत्रु को भगाना है दूर। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष बहुत जरूरी है। नित्य प्रतिदिन निरंतरता के साथ, जैसे बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, यदि जल थम गया, एक जगह रुक गया, तो पानी सड़ जाता है और वो कोई पीता नहीं है। इसी तरह से यदि हम जीवन में निरंतरता के साथ मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, अपने कार्य को करते रहेंगे, जो हमारे करने योग्य है वो हम कार्य करते रहेंगे, तो हमारे शरीर रूपी मशीन को जंग भी नहीं लगेगी। अन्यथा कोई भी मशीन हो जो एक जगह स्टोर करके रख दी जाती है, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी की क्यों ना हो, उसको जंग लग जाती है और वो किसी के उपयोग की नहीं होती। अर्थात जो मनुष्य शरीर है, यदि हम बैठे रहेंगे, और शरीर को पता है 8 दिन या 14 दिन अधिक से अधिक लगते हैं उसी रोल में आने के लिए। यदि हम दिन रात सोते रहेंगे ना, जैसे कभी कभी हम अभी नहीं उठना मम्मा, अभी नहीं उठना, उठ जाऊंगा, तो फिर हमारी हैबिट वैसी ही हो जाती है, हमें मन ही नहीं करता। और यदि हमने 14 दिन तक अपनी नियमित दिनचर्या बना ली कि मुझे सुबह उठना है, एक्सरसाइज भी करनी है, स्टडी भी करनी है, थोड़ा सा खेल कूद भी करना है, मम्मी की या पापा की थोड़ी सी छोटी छोटी हेल्प भी कराना है, अभी आप 10th क्लास में हैं, थोड़ी हेल्प तो करा सकते हैं, है ना।
तो यदि हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को इस तरह से मूवमेंट करते रहेंगे तो एक तो हम चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, दूसरा सभी हमसे प्रसन्नचित्त होकर व्यवहार भी करेंगे, सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अपने आप को कभी बैठे बिठाए वाली श्रेणी में मत लाना बच्चों। आप आज के हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, सब कुछ है आपके पास, ब्रेन है, ठीक है, एकदम बुद्धि है, बल है, साहस है। तो इस सभी का अच्छे से प्रयोग करते हुए एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिसका लोग उदाहरण दें। ठीक है, आपने ये सुना है ना, बता देती हूं कि भीड़ का हिस्सा तो सभी बनते हैं, लेकिन हमें क्या बनना है? हमें वो बनना है जिसके लिए भीड़ एकत्रित हो जाए, जो भीड़ को इकट्ठा कर सके। अर्थात हमें एक कुशल वक्ता भी बनना है, एक कुशल व्यक्तित्वकर्ता भी बनना है, और एक बहुत अच्छा नागरिक भी बनना है, सम्मानीय नागरिक भी बनना है। समझ में आया? तो यहां पर यही बताया है कि किस तरह से हर एक तत्व की आवश्यकता होती है। कोई ना, हम कभी ये कह सकते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम एक दूसरे पर आश्रित हैं, हम किसी को किसी तरह से किसी की भी अवहेलना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है, हम इसे अनाज के कारण जिंदा है, तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो जाए। दंतुरित मुस्कान, पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि को कैसा लगता है जब वो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखता है? बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर जाता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो मुस्कान मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी, अर्थात वो दुखी व्यक्ति में भी प्रसन्नता की लहर दौड़ा देगी। ठीक है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? क्या आप लोग बताएंगे कि क्या छोटे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान एक समान होती है या कुछ अंतर होता है? पहले कवि की देख लेते हैं, फिर आपकी विचार सुनेंगे। बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है, कभी व्यंग होता है, कभी कटाक्ष होता है। आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि कोई हंसता है तो हंसने का मतलब ये नहीं कि वो वस्तु या वो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति उसकी प्रशंसा करना चाहता है, वो कटाक्ष में या व्यंग्यात्मक रूप में भी हंसता है। अर्थात बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। ठीक है, कभी कभी स्वार्थवश होकर कहने लगते हैं, किसी से कुछ चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे हो, ये कितने का लिया, ये कहां से लिया, क्या मुझे दोगे कुछ दिनों के लिए? हम मुस्कुराहट में हमें लगा कि बहुत अच्छा व्यवहार है सामने वाले का, हमें अपने वस्तु दे दी, और फिर हमें पछतावा होता है कि अरे ये तो स्वार्थी व्यक्ति था, इस पर हमने भरोसा करके मतलब अच्छा नहीं किया। ठीक है, बच्चे की मुस्कान निष्काम और निश्चल होती है, वहीं बड़ों की मुस्कान उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। बच्चे की मुस्कान हमेशा वो मुस्कुराएगा तो दिल से, हृदय से मुस्कुराएगा, जबकि बड़े परिस्थिति के अनुसार अपना मुखौटा बदलते रहते हैं। पता नहीं कब किसकी मुस्कान के पीछे क्या छुपा है, ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? बिंब अर्थात प्रतीक, ठीक है, सिंबल्स। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों से व्यक्त किया है: मृतक में भी जान डाल देना, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना, तिरछी नजरों से देखकर मुस्काना। ठीक है, इस तरह से उन्होंने कहा है। अब करना है आपको भाव स्पष्ट, अर्थ स्पष्ट कीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने इनमें आपको अंतर बताया था। यस, है ना? तो अब यहां पर देखना है हमें, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि किस भावना से कवि ने यह पंक्ति लिखी? क्या कहना चाहते हैं कवि? धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल, राष्ट्रीय फूल होता है ना कमल,
वो तालाब में ना खिलकर उनकी झोपड़ी में ही खिल गया है। इतनी अच्छी उन्होंने तुलना की है बच्चे की धूल धूसर गात से। अब एक और आया, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल? कभी बांस में फूल देखे हैं, कभी बबूल के फूल देखे हैं? बहुत सुंदर होते हैं ना, इतने बड़े बड़े। अच्छा, नहीं होते। सही कह रहे हैं आप। लेकिन क्या बताया है कवि ने कि जब बच्चे की छोटी सी मुस्कान यदि बांस और बबूल पर भी पड़ जाए तो ऐसा लगता है मानो बांस और बबूल के पेड़ से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो, सुगंधित, बहुत सुंदर। ठीक है, इतना जादू होता है छोटे बच्चे की मुस्कान में। इस पंक्ति का भाव है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी पिघल जाए और आनंद का संचार हो जाए। मुस्कान और क्रोध, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मुस्कान और क्रोध दोनों भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए कि यदि एक मुस्कुराता चेहरा है तो वातावरण कैसा होगा, यदि एकदम क्रोधित, एकदम उग्र टाइप है तब वातावरण कैसा होगा, बताइए। कवि ने कहा है मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का एक माध्यम है ना। किसी के चेहरे के हाव भाव को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति प्रसन्न है, दुखी है या करुणा में डूबा हुआ है, कुछ भी, है ना, इस तरह से। और क्रोधित है तो भी लगाया जा सकता है। तो यहां क्या कहा है कवि ने कि ये प्रसन्नता का एक माध्यम है। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है और सामने वाले को भी खुशी का अनुभव होता है। इससे अपनत्व की भावना जागती है ना। खिले हुए फूल को सब पसंद करते हैं, इसी प्रकार से मुस्कुराते हुए चेहरे को भी सब पसंद करते हैं। लेकिन याद रहे, स्मरण रहे कि मुस्कुराहट सच्ची होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करता है। इससे वातावरण तनाव युक्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी अशांत हो जाते हैं। इससे हमारे साथ साथ दूसरों को भी नुकसान होता है। दूसरों को कैसा नुकसान होता है? अच्छे खासे उनका जो वातावरण था उसमें नकारात्मकता फैल जाती है और उनको ये लगता है कि वो इससे अच्छा तो हम इनके आने से पहले ही थे, अरे इनसे तो दूर ही रहो, है ना। तो अपने व्यवहार में हमेशा एक प्रसन्नता, एक प्रफुल्लता बनाए रखिएगा। और वो कब आएगी? जब हमारे मन में सकारात्मक विचार होंगे। और वो सकारात्मक विचार कब होंगे? जब हम अपने कार्य से संतुष्ट होंगे। और हम अपने कार्य से संतुष्ट कब होंगे? जब जो कार्य किया जाता है तब हम उस समय वो कार्य कर लेंगे और जो सही कार्य हैं उन पर चलेंगे। अच्छा ठीक है, सही कार्य उन पर चलेंगे। एक पंक्ति याद आई, मैं सुना देती हूं आपको कि बेटा इसको सुन लीजिएगा प्लीज। जो राह चुनी तूने हो, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कितनी भी परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपनी सच्चाई, ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है। समझ में आया? मुश्किल होता है बेटा, लेकिन बहुत सुकून मिलता है। तो अच्छे रास्ते पर चलकर हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, ये हमेशा अपने मन में बसा कर रखना है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बने। किताबें पढ़ लेंगे, डिग्रियां प्राप्त भी हो जाएंगी, बड़े बड़े पद को भी प्राप्त कर लेंगे हम, लेकिन एक सम्माननीय नागरिक बनना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वश की बात हो सकती है कब? जबकि हम सदमार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। आई होप कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी परवरिश है आपकी और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। देखिए, बात है मुस्कान और क्रोध की, यहां पर देख लिया है हमने। अगला प्रश्न है, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहां पर कवि ने कहा है कि बच्चे की उम्र 8 या 9 महीने की रही होगी, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए कि कवि ने जब बच्चे से भेंट की तब उसको क्या अनुभव हुआ। कवि और बच्चा दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले हैं, इसलिए बच्चा उन्हें एक टक देखता रहता है।
बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है, एकदम प्रसन्नता से भर देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल रहे हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा कहीं उन्हें देखते देखते थक ना जाए, इसलिए कवि आंख फेर लेते हैं। कहते हैं ना, देखते रहोगे अनिमेष थक जाओगे, आंख लूं मैं फेर। तो कवि ने अपनी आंखों को ही वहां से हटा लिया ताकि बच्चा अपनी पलकें तो झपका ले, नहीं तो वो थक जाएगा, छुटकू सा है। ओके, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य के किरण और वायु की मंद गति का परिणाम है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से उपजती है। समझ में आया? कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जल्दी बताइए। नंबर 1, ओके, पानी, जल, हवा, वायु। मनुष्य की परिश्रम, पानी, मिट्टी, धूप, हवा, ये आवश्यक तत्व हैं जो फसल को उपजाने के लिए आवश्यक हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा क्यों कहा है। कवि ने यहां फसल के उपजने को मानव के श्रम से जोड़ा है, क्योंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लगन के कारण ही फसल का उपजना संभव हो पाता है, यूं ही नहीं मिल जाती है। ठीक है, इनके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में व्यर्थ है। यदि फसल मतलब गेहूं या जो भी फसल है, किसान या मजदूर कार्य नहीं करेंगे तो प्रकृति अकेले भी कुछ नहीं कर सकती। अर्थात मनुष्य और प्रकृति अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित अर्थात क्या होता है? पराश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, फिर आ गया है भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। मंद मंद हवा, आपने देखा होगा यदि बेमौसम बरसात हो जाती है तो किसानों को कितना नुकसान होता है ना। यदि कहीं तूफान चल जाए कि जो फसल है वो आड़ी हो जाती है, आड़ी समझते हैं ना, बिछ जाती है। जैसे तुअर की फसल हुई, गेहूं की फसल हुई, बहुत खतरनाक ओले तूफान आ जाए तो फसल पूरा बिल्कुल नष्ट हो जाती है कंप्लीटली। तो मंद मंद थिरकन मतलब सब कुछ चाहिए लेकिन संतुलित मात्रा में। ठीक है, इन पंक्तियों में फसल उपजाने में सूरज की किरणों तथा हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूरज की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकने में मदद करती हैं, तो वहीं हवा की मंद गति फसल के बढ़ने में सहायक होती है। आया समझ में? बहुत सही। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? एक खेत की कह देते ना। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? मिट्टी के गुणधर्म का मतलब है उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व। ठीक है, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप निश्चित करती हैं। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पाद भी अधिक होता है। एक लेयर होती है ह्यूमस, है ना, उपजाऊ, उर्वरकता को बढ़ाए रखती है। तो जिस प्रकार ऐसा नहीं है कि हर जमीन पर फसल उगाएंगे तो वो बहुत अच्छी फसल होगी। मिट्टी का गुणधर्म तय करता है कि फसल की उपज कितनी होगी। और अल्टरनेटिव जब हम आपने देखा होगा सोशल साइंस में, आपने पढ़ा होगा कि फसलों को, बीज को थोड़ा परिवर्तित करके भी खेतों में लगाया जाता है। एक एक फसल हर साल नहीं लगाई जाती है ना। और पूछिएगा और पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम दूसरे क्षेत्र में जाते जाते या दूसरी तरफ जाते जाते हम अपने किसान, खेत और फसल के बारे में भूल ही जाएं कि आखिर वो होती क्या है। ऐसा ना लगे कि गेहूं कहीं से आते हैं या किसी फैक्ट्री में बनते हैं, उत्पादित होते हैं, कुछ भी कह लें हम। तो जो खेत हैं, आज भी आप देखते हैं कि पढ़ा होगा ना इतिहास में कि 60 और 68% आज भी कृषि पर आधारित है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कृषि या किसान नहीं तो हमारा जीवन का अस्तित्व भी नहीं, भोजन, है ना। तो यहां पर यही बताया है। ओके, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? अब देखिए, वर्तमान जीवन शैली, जो आज की जीवन शैली है, वो मिट्टी के गुणधर्म को कैसे प्रभावित करती है? मिट्टी की जो उर्वरकता है, फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसको आज का जीवन, आज का वर्तमान जो जीवन शैली है वो किस तरह से प्रभावित करती है? क्या हमारा या मनुष्यों ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है? देखिए इसमें क्या लिखा है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी को प्रदूषित कर रही है,
उपयोग में लाए जा रहे हैं अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, केमिकल्स, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को नष्ट कर रही हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर भी पड़ रहा है। आजकल उपज को अधिक बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे रासायनिक खाद या जो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स रहते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जिससे उपज अधिक हो जाए। उपज तो अधिक हो जाएगी, लेकिन मिट्टी जो है उसकी उर्वरक शक्ति वो नष्ट होती जाती है। और अभी वर्तमान में तो ठीक है, हमें बहुत अन्न उपज मिल रही है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? फिर क्या सारे के सारे फसल, जो जमीन है, जो खेत हैं, उनको हम प्लॉट्स में कट करके बेच देंगे। फिर यदि हर किसान यही सोचने लगे या हर व्यक्ति यही सोचने लगे कि ये जो खेत है बड़ा अच्छा है, इस पर एक फैक्ट्री बना दी जाए तो मजा आ जाएगा, बहुत इनकम होगी, यदि यही सोचेंगे और हर जगह फैक्ट्रीज ही हो जाएंगी, किसान के लिए खेत नहीं बचेगा, तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हर एक वस्तु का, हर एक तत्व का प्रकृति ने जो निर्माण किया है, ऊपर वाले ने जो रचना की है, उसको हमें इधर उधर नहीं करना है, बस उसको सही से सहेज कर रखना है, रक्षा और सुरक्षा करनी है, ताकि सबका संतुलन बना रहे और कुछ भी ऐसा ना हो कि कहीं ये ज्यादा हो जाए तो यहां कम, तो सब कुछ अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो आप भावी नागरिक हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत एकदम जागरूक रहा करिए। जहां कहीं आप कोई ऐसी बातें देखें तो बिल्कुल अपने वाणी में मधुरता घोलते हुए अच्छे से व्यवहार करिए, और किसी को भी आप सलाह भी दे सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों से भी सीखा जा सकता है, हम भी आप स्टूडेंट से बहुत सीखते हैं। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकता है। क्यों? क्योंकि सीखना तो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि वर्तमान जीवन शैली के कारण मिट्टी प्रदूषित हो रही है। मिट्टी प्रदूषित होगी तो फसलों पर भी वही प्रभाव आ रहा है, हम वही खाते हैं, रासायनिक, है ना। उससे हमारी जो बीमारी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, जड़ तक पता नहीं चल पाती कि आखिर हो क्या रहा है, और मनुष्य स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली का, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान मिट जाएगा। यदि मिट्टी उर्वरकता नष्ट हो गई, ठीक है, तो पेड़ पौधे, हरियाली सब कुछ नष्ट हो जाएगी। जब पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? फिर हमारा जीवन कहां से संभव होगा? इसलिए हमें इनके अभाव में धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः हमें सब कुछ बैलेंस करके चलना होगा, सब कुछ संतुलित करना होगा। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? क्या कर सकते हैं हम अपने अपने स्थान पर रहकर? हम मिट्टी को वृक्षारोपण कर सकते हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद कर सकते हैं। एकदम से बंद नहीं होगा, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। कारखानों को सीमित कर, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम कर हम मिट्टी के गुण धर्म को पोषित कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति यदि छोटी छोटी सी बातों का ध्यान दे और अपना योगदान देना शुरू कर दे, तो हम भारत की इतनी बड़ी आबादी है, कुछ तो अंतर आएगा। तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज आप देश के जागरूक नागरिक हैं और होने वाले हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे हैं, और आप पर हम सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हम भी करेंगे, साथ साथ आप भी कीजिएगा। देखिए, दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? बताइए, कौन सा गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, माधुर्य एवं प्रसाद। कैसा लगा आपको? मधुरता थी, ओज था, ऐसे उमंग, जोश, उत्साह जैसा कुछ था, या ओज था अकेला, या प्रसाद था, या माधुर्य एवं प्रसाद था? ठीक है, ओके, बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा माधुर्य एवं प्रसाद। वेरी नाइस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दूसरा है, दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा रस है? आप बताइए, दंतुरित मुस्कान में कौन सा रस है? यहां पर देखिए, आप समझ जाएंगे। श्रृंगार रस अर्थात प्रेम से संबंधित, भक्ति रस अर्थात पूजा अर्चना से संबंधित, शांत रस मीन्स निर्वेद, कोई वेदना नहीं, या फिर वात्सल्य, मां और बच्चे का प्रेम। यस, वेरी गुड, बहुत सही उत्तर है हमारा घ, वात्सल्य रस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चे का शरीर कैसा है? कविता के अनुसार हमें देखना है कि बच्चे का शरीर कैसा था। धूल दूसरित,
आभूषणों से सजा हुआ, पीतांबर युक्त या सूर्य की आभा से युक्त। छोटा बच्चा जो था वो कहाँ खेल कर आता था और कवि ने उसकी क्या उपमा की थी, क्या तुलना की थी, है ना? जब वो खेल के आता था तो वो कैसा लगता था? यस, क्या बात है, ये हुई ना बात। धूल धूसरित अर्थात धूल से सना हुआ। जब कवि ने कहा था, क्या कहा था? ऐसा लग रहा है मानो उसके धूल से सने हुए गाल और पूरा शरीर लग रहा है जैसे उनकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल रहा हो। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपनी झोपड़ी के लिए, शिशु के हाथों के लिए, शिशु के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सोचिए। हाँ, झोपड़ी के लिए नहीं, चलो ठीक है, कर देते हैं इसको क्रॉस। शिशु के हाथों के लिए, शिशु के लिए, अरे वाह, देखते हैं कि इनमें से क्या है। बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। तो आपने कहा शिशु के लिए और उत्तर आपका सही आया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? क्या कहा है कविता में? मल्लिका के फूल झरने लगे, या फिर शेफालिका के फूल झरने लगे, या फिर कमल के फूल खिलने लगे, या फिर गुलाब के फूल महक उठे? किसके फूल गिरे थे? किसके फूल खिल रहे थे? कैसा कहा था कवि ने? शेफालिका। अरे वाह, ये हुई ना बात। ऐसे ही आपको सुनना है, ऐसे ही जवाब देते रहना है, ताकि दोनों तरफ से लर्निंग, जब टू वे लर्निंग होती है ना, तभी मजा आता है। बिल्कुल, बहुत सही बेटा। अगला प्रश्न है, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? किसी की झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया, या पैसे कमा लिए, या अमीर हो गए, या गरीबी में आनंद आ गया? क्या अर्थात, क्या आशय है इसका, क्या अभिप्राय है इसका? झोपड़ी में फूल खिलना या गरीबी में आनंद आना? ठीक है, किसी की झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए, इसका अर्थ ये नहीं है ऐसा लगा जैसे गरीबी में आनंद की अनुभूति हुई हो। बहुत सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि को एकटक कौन निहार रहा था? कोई लड़की, या कोई किसान, मेहमान, या शिशु? बहुत जल्दी जवाब दे दिया, वेरी नाइस। शिशु, बहुत सही, वेरी गुड बेटा। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? क्या पिघला सकती है बच्चे की मुस्कान कवि के अनुसार, कविता के अनुसार? बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन, जिसे कहते हैं ना पत्थर मन है, पत्थर दिल है बिल्कुल, या फिर पत्थर को? क्या बात है, आपने बहुत सही जवाब दिया। कठोर व्यक्ति का मन। देखते हैं। यस, बहुत सही बेटा, वेल डन, वेरी वेल डन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल देती है? कोई जादूगर है क्या? मुर्दे में जान कैसे डाल सकती है? देखते हैं किसकी है। नन्हे से शिशु की, मृतक में भी डाल देती जान। छोटी सी गुड़िया की, या पक्षियों की, या किसी की नहीं? हाँ, यस, नन्हे शिशु की। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? देखते हैं। क्या बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है बच्चे की मुस्कान, या मुर्दे को जीवित कर देती है, या फिर हताश व्यक्ति में आशा का संचार कर देती है? हताश समझते हैं ना बेटा, एकदम निराश, जीवन से हताश, उदास होकर कि ये जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है ना? ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर गा। यस, बहुत सही जवाब, वेरी नाइस। ये हुई ना बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सूरज की तरह, कमल की तरह, चांदनी की तरह, या किसी की नहीं? सूरज की तरह? नो, ओके। कमल की तरह? देखते हैं क्या जवाब है। वाह, वेरी नाइस। चलिए, कविता फसल, अभी हमने देखा दंतुरित मुस्कान का, अब देखते हैं कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, या फसलों की? किसकी महिमा? लाख लाख हाथों की महिमा
किसानों के हाथों की महिमा, या पक्षियों की, कवि की, किसानों की, या फसलों की? फसलों की, किसानों की? देखते हैं। फसलों की महिमा, क्योंकि फसल नहीं होगी तो हम नहीं होंगे। बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल, फसल, हवा, धूप। मिट्टी का गुणधर्म, गुणधर्म समझते हैं ना? उर्वरकता जो रहती है उसमें क्या आती है, कैसे फसल उत्पन्न होती है, हमने कविता में पढ़ा था। तो क्या परिणाम है मिट्टी के गुणधर्म का सही? फसल। बहुत सही बेटा। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? मतलब वायु कहां, इस कविता के अनुसार वायु का योगदान कहां है? बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को, या जानवरों को? कविता के अनुसार फसलों को। वाह, क्या बात है मेरे बच्चों, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगले चलते हैं। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? कौन मेहनत करते हैं? किसान, बच्चे, कवि, या कोई नहीं? कौन उपजाते हैं फसल? किसान। बहुत सही जवाब। ये हुई ना भारतीय बच्चे। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? किसका बदला हुआ रूप है? बीज का, खनिज का, पौधों का, या सूर्य की किरणों का? देखते हैं। सूर्य की किरणों का, है ना? आपने सुना होगा, विज्ञान में भी पढ़ा होगा, है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स दे मेक देयर फूड। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी तो अपना पौधा, ये जो फसलें हैं वो अपना भोजन तैयार करती हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींचकर पुष्ट हुई हैं? बादलों के, तालाब के, नदियों के, या नहरों के? किसके बताइए? नदियों के। कविता के अनुसार कई नदियों के, है ना, दिया है ना वहां पर, लाख लाख नदियों के पानी का जादू है फसल। तो हमें कविता के अनुसार उत्तर देना है। शिशु की प्रथम गुरु कौन होती हैं? बहन, नानी, मां, या फिर कोई नहीं? प्रथम गुरु किसे माना गया है बेटा? ये तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान जैसा क्वेश्चन है और आई नो कि आप सबको पता होगा। प्रथम गुरु माना गया है मां को। वेरी वेल डन। ये हुई ना बात, बहुत सही। अगला प्रश्न है, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। इस पंक्ति का क्या आशय है? पहले तो आप ये बताइए, पाषाण का क्या अर्थ है? पाषाण मीन्स प्राचीन। और सोचिए, पाषाण मीन्स पत्थर। सही जवाब मिल गया आपसे। बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए, बच्चे के आगमन से पत्थर पिघल गए, बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया, या बच्चे के आगमन से सबको हर्ष हुआ, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। तो यहां पर क्या है बताइए? गा। लेट मी चेक। बहुत सही। क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए ताली बजा दिया करो कभी। वेरी वेल डन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? छोटा बच्चा, वो देख रहा था ना, एकटक देख रहा था, तो कवि ने कहा चलो मैं ही अपनी आंखें फेर लूं, नहीं तो तुम थक जाओगे। तो बच्चा क्यों देख रहा था? मतलब बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उनको पहली बार देख रहा था, क्योंकि उनसे कोई परिचय नहीं हुआ था, क्योंकि कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं? बताइए। सभी? ओके, देखते हैं। बहुत सही। ये हुई ना बात। ऐसे ही सही सही जवाब देते रहिए। और सही जवाब कब देंगे? जब आप कविता सुनेंगे, व्याख्या सुनेंगे, प्रश्नोत्तरों को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उत्तर देंगे। तब कहीं जाकर हम बहुविकल्पीय प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेल डन। चलिए, कवि ने किसे धन्य माना है? स्वयं को, बच्चे की मां को, बच्चे को, या कोई नहीं? धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य। इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क। बुक है ना आपके पास, उसको देखिए। उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि किसे धन्य माना है? स्वयं को, कवि ने अपने आप को धन्य माना है,
बच्चे को माना है, बच्चे की माँ को माना है, या किसी को भी नहीं? माँ। तू कितनी अच्छी है, वेरी गुड। देखते हैं, बहुत सही बेटा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चिर प्रवासी, अभागा, कठोर हृदय या बेरहम? चिर प्रवासी, चिर मतलब समझते हैं, चिर प्रवासी, बहुत दिनों बाद कहीं आए हैं और अब मिले हैं, या फिर अभागा या भाग्यहीन जैसे गोपियों ने उद्धव को कहा था, या फिर कठोर हृदय जिसके मन में कोई वेदना नहीं, या फिर बेरहम जिसके मन में कोई रहम ही नहीं, निर्दयी टाइप। क्या माना है कवि ने? चिर प्रवासी, बहुत सही। चिर प्रवासी, मैं इतर मैं अन्य, वेरी गुड। इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? शब्द शक्ति के लिए मैं पूरा एक वीडियो हम फिर से मिलेंगे कि क्या होती हैं ये शब्द शक्तियां। पहले हम इनमें देखते हैं, अनुमान लगाइए। व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं? व्यंजना, क्या इस कविता में व्यंजना की गई है, या फिर लक्षण बताए गए हैं, या फिर सामान्य सी चर्चा की गई है, या कोई नहीं? कौन सी शब्द शक्ति का लग रहा है आपको? अनुमान लगाइए, कौन सी शब्द शक्ति हो सकती है? अभिधा। ओके, वेरी गुड। चलते हैं। फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? फसल के पैदा होने के बारे में, लोगों के परिश्रम के बारे में, मिट्टी की विभिन्नता के बारे में, या सब कुछ? फसल के बारे में भी बताया है, लोगों के परिश्रम के बारे में भी बताया है, मिट्टी की विविधता या विभिन्नता के बारे में भी बताया है। अर्थात उत्तर कौन सा सही होगा? घ, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त मतलब समझते हैं ना बेटा, उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखे हैं, निम्नलिखित मींस नीचे लिखे हुए, उपर्युक्त मींस ऊपर वाले, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। फसल के पैदा होने के फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? ठीक है, ओके, चलते हैं। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? रासायनिक खाद, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी, या इनमें से कोई नहीं? देखिएगा ध्यान से प्रश्न को। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? जादू शब्द आया था कविता में, किताब में देखिए, फिर से अपनी बुक देखिए। रासायनिक खाद, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी, या कोई नहीं? क्या लगता है आपको? रासायनिक खाद? नो, ओके। किसी ने कहा नदियों के पानी का? चलिए चेक करते हैं। बहुत सही, नदियों के पानी का जादू, वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? गरिमा शब्द सुना है आपने? डिग्निटी अंग्रेजी में कहते हैं इसको, गरिमा। तो किसकी गरिमा बताया है फसल को? नदियों के पानी की, करोड़ों हाथों के स्पर्श की, या मिट्टी के गुणधर्म की, या सूरज के किरणों की? तो पाठ के अनुसार अर्थात कविता के अनुसार ही हमें उत्तर देने हैं। यहां हम कोई जजमेंट नहीं लगा सकते हैं बेटा, क्योंकि ये प्रश्न जो आए हैं वो कौन सी कविता से हैं? अट नहीं रही, सॉरी, दंतुरित मुस्कान और फसल से, ठीक है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ कविता के अनुसार ही उत्तर चयन करना है। देखते हैं। करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा लिखा है, देख लीजिए सही जवाब। संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? संदली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, मिट्टी के कई रूप होते हैं, है ना। देखते हैं। चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी, या चूल्हा लीपने के काम में आने वाली मिट्टी, या नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, या पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी। नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, जब नदियां आती हैं, एक मतलब वो तो नदियां तो बहती जाती है ना, उनके साथ मिट्टी भी तो आती है पानी के साथ। ठीक उसी तरह से पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी, बरसात होती है ना। तो सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, कहाँ कहीं हवा के वेग से भी मिट्टी आती है, यहां से वहां नदियों के बहाव से भी आती है, पहाड़ों से कटकर आने वाली मिट्टी भी होती है। तो आप बताइए संदली मिट्टी क्या हो सकती है? ओके, किसी ने कहा का चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी, ये नदियों द्वारा। चलिए चेक करते हैं। हाँ, बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फसल किसका रूपांतर है?
नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, रासायनिक खाद का, या सूर्य की किरणों का? किसका रूपांतर है सूरज की किरणों का? एक पंक्ति है, देखते हैं। तो घा सही जवाब होना चाहिए, घा सही जवाब है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार फसल क्या है? मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल ही फसल है। फल में यदि सा जोड़ देंगे तो फसल हो जाएगा। प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, दोनों कथन सत्य हैं, ये का और ख, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। मनुष्य के परिश्रम, लगन, शारीरिक श्रम का फल, प्रकृति के जादुई सहयोग का फल, क्या गा दोनों कथन सत्य हैं, या फिर घ इनमें से कोई नहीं? गा? लेट मी चेक। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन, बहुत सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? यदि आपने जीवन परिचय को ध्यान से सुना था तो आप जवाब बता देंगे। बताइए। श्रीपति मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मंडन मिश्र, या वैद्यनाथ मिश्र? क्या था उनका नाम? वैद्यनाथ मिश्र। चेक करते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। ये रहे हमारे वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारे पाठ दंतुरित मुस्कान और फसल से संबंधित है। ठीक है, आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अपनी बात है, घर की बात है। ठीक है, तो अब मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, और आई नो कि आप उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसका पालन करेंगे। तो बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है क्लास 6 to 12 के लिए ऑनलाइन स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। आप घर बैठे बिठाए बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के जरिए। और ना केवल हिंदी बल्कि सभी विषयों की ऑनलाइन स्कूल शिक्षा, ना केवल हिंदी या सभी विषय की। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ना केवल एमपी बोर्ड बल्कि और भी कई राज्य शामिल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की शिक्षा में। तो आपके जो भी मित्र हैं, सहयोगी हैं, परिचित हैं, उनको कहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लेटफॉर्म पर आएं और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स और ऊंचाइयों पर जाए। कहते हैं ना, एक दूसरे का जब साथ होता है तो सफलता बहुत अच्छी होती है बेटा। तो बिल्कुल कोई आपको चार्ज नहीं देना है, कभी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और ये मस्तिष्क में मत बैठाइएगा कि अभी शायद फ्री होगा, बाद में तो चार्ज लेने लगेंगे। नहीं, एकदम फ्री फ्री फ्री। और आप स्वयं बहुत अच्छे जज हैं, निर्णय आपके हाथ में है कि जो मैं कह रही हूं वो कितना ऑथेंटिकल है, कितना विश्वसनीय है। ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।